हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ओशन। आज हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे डिटरमाइन करते हैं, साथ ही साथ कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है, इन सब सारे फैक्टर्स पे एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। वीडियो की लेंथ में ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, मगर ये है कि आपको वीडियो देखने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाएगा कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है ना। देखिए, कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन मतलब होता है, देखिए जैसे मिस्टर एक्स हैं, ठीक है ना, इन्होंने कोई कैपिटल एसेट को परचेज किया। ठीक, कैपिटल एसेट को परचेज करने के बाद उस कैपिटल एसेट को होल्ड करा। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे पीरियड, होल्डिंग पीरियड। उस कैपिटल एसेट को होल्ड करा और उसको कुछ समय तक होल्ड करा और उसको फिर बाद में सेल कर दिया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र है। ठीक, तो इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा और कैपिटल गेन टैक्स का कंप्लायंस मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली आपने किसी भी कैपिटल एसेट को परचेज करा, उसको होल्ड करा, साथ ही साथ कैपिटल एसेट को सेल करा, तो इसमें अपन बोलेंगे कि ये एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। साथ ही साथ इसमें हमें इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी इनकम को डिटरमाइन करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसके इनकम निकालने के मैं मेथड को बता दूं। सबसे पहले आप CII समझ लीजिए क्या होता है ये। CII का फ्रेंड्स मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी एसेट को परचेज करता है और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद उसे एक दिन बेचता है, तो उसे गेन होता है। एक लेमैन की नॉलेज में मैं बोलूं, जैसे मान लो सपोज़ आपने एक एसेट खरीदी थी जो 100 रुपये की थी। ठीक है ना, छोटे एग्जांपल पे। कुछ साल आप उसे होल्ड करने के बाद आपने उसको 600 रुपये में बेचा। ठीक ना। तो कहने को ये हो जाएगा कि मेरे को 500 का गेन हुआ। ठीक, मगर एक्चुअल ये सच बात नहीं है कि आपको 500 का गेन हुआ, क्योंकि जिस पार्ट पे आप खड़े थे और आज आप जहाँ खड़े हो, इस एक ड्यूरेशनल में एक ड्यूरेशन का गैप है। ठीक है ना। अब एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हुआ है आपके साथ, आप उसमें ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। मैंने अभी जो ड्यूरेशन एज्यूम कर रखा है 2 साल से ऊपर कर रखा है। अब 2 साल से ऊपर मैं 5 साल भी एज्यूम कर रहा हूँ, 10 साल भी एज्यूम कर रहा हूँ, 15-20 साल भी एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सपोज़ आपने जिस एक ज़ीरोथ ईयर पे, मतलब आप जहाँ आपने जब प्रॉपर्टी को ओरिजिनली एक्वायर किया था उस समय 100 रुपये का एक्वायर करा था और आज आप उसे 600 रुपये में बेच रहे, तो कहीं ना कहीं आपको 500 रुपये का गेन हुआ है। एक लेमैन की नॉलेज में अगर मैं बात करूं तो लेमैन यही बोलेगा कि हाँ मुझे 500 का गेन हुआ है। बट सच्चाई ये है कि जितना पीरियड मिस्टर एक्स ने इस एसेट को होल्ड कर रखा है, उतने पीरियड में कॉस्ट भी इन्फ्लेट हुई है। कॉस्ट इन्फ्लेट हुई है मतलब महंगाई दर भी बढ़ी है। मत महंगाई दर बढ़ने का क्या बेसिक मतलब होता है। देखिए, आज अगर मैं 100 रुपये में जो चीज़ खरीद पा रहा हूँ, हो सकता है अगर मेरी महंगाई दर 4 रुपये से बढ़ गई। ये मेरा ज़ीरोथ ईयर है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर है। ठीक है ना। तो अगर मैंने 100 रुपये में आज जो मैं चीज़ खरीद पा रहा हूँ और अगर महंगाई दर 4% से बढ़ जाती है, तो इसका मतलब मैं 1 साल बाद वही चीज़ को 104 रुपये में खरीद पाऊँगा। इसके बाद अगर मैंने एग्जांपल लिया कि 4% से ही महंगाई दर बढ़ रही है, तो उसके अगले साल मैं उसी चीज़ को 108 पे खरीद पाऊंगा, इसी चीज़ को मैं 112 पे खरीद पाऊंगा। ठीक है ना। अगर 4% की मैं फ्लैट 4% का इन्फ्लेशन में अज्यूम करता हूँ। ठीक ना। 4% का ये जो अजम्पशन है, ये सिर्फ अजम्पशन है, रियल लाइफ में ये फैक्टर बढ़ता घटता रहता है। ठीक ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर ज़ीरोथ ईयर पे मेरा पैसा 100 रुपये के बराबर है, तो 3 साल बाद मेरा पैसा 112 रुपये के बराबर है। या ऐसे यूँ भी कह सकते हैं कि मैं 100 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद पा रहा था, उन चीज़ को 3 साल बाद खरीदने के लिए मुझे 112 रुपये देने पड़ रहे हैं। मतलब आज का जो 100 रुपये और अगले 3 साल बाद का 112 रुपये एक के समान है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से अगर मैंने जो एग्जांपल लिया था कि हाँ मुझे 500 रुपये का गेन हो रहा है, तो इस गेन में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है। ठीक ना।
तो अब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक टाइम पीरियड, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ टाइम इन्वॉल्व होता है, 2 5 10 20 30 साल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वहाँ पर हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक मेन रोल होता है, ठीक ना। तो अब हम समझते हैं ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ से आते हैं, साथ ही साथ इनको यूज़ कैसे करा जाता है। देखिए पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर महंगाई दर 100 है, फिर 104 हो गई, फिर 109 हो गई, फिर 112 हो गई, फिर 115 हो गई, फिर 120 हो गई। तो अल्टीमेटली देखिए 100 रुपये से मैं जितनी भी चीज़ें बढ़ाते जा रहा हूँ, जो डिफरेंस है, जैसे 100 104 के बीच में 4% का डिफरेंस है, 9 और 4 के बीच में 5% का डिफरेंस है, 12 और 9 के बीच में 3% का डिफरेंस है, 15 और 12 के बीच में 3% का डिफरेंस है, फिर यहाँ 5% का डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली मैं हर साल की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट को अपने इंडेक्स में जोड़ते जा रहा हूँ। तो अगर मेरा बेस ईयर 100 है तो उसके बाद मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ और फिफ्थ, ये मेरे बेस इंडेक्स ईयर चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जीरोथ ईयर का इंडेक्स क्या है 100, तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स क्या होगा 104, सेकेंड ईयर का इंडेक्स क्या होगा 109, और थर्ड ईयर का इंडेक्स क्या होगा 112, 115, 120। ये अल्टीमेटली इंडेक्स वैल्यू है। अब ये इंडेक्स वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, ये इंडेक्स वैल्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है और नोटिफाई करता है। एसएससी को जब कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट करना होता है तो वो इस इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करता है, ठीक है ना। तो अब हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे लौट आते हैं। सपोज किसी पर्सन ने सेल करा किसी प्रॉपर्टी को, ठीक, और प्रॉपर्टी बिकी है 50 लाख रुपए में, ठीक। अब व्यक्ति ने इसे 20 साल तक होल्ड करा था, 20 ईयर्स होल्ड करा, ठीक ना। अब हमें पता है कि इसमें मेरा इन्फ्लेशन शामिल है, और इस पर्सन ने, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 50 लाख की जो प्रॉपर्टी बेची थी उसको खरीदा 10 लाख रुपए में था, ठीक, खरीदा 10 लाख रुपए में था। साथ ही साथ मेरा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो है 345, ठीक ना। अब हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए हम ये 345 मतलब कहीं ना कहीं से मेरी जो कॉस्टिंग है 2.45 से इंक्रीज़ हो गई है, 2.45 टाइम से इंक्रीज़ हो गई है, ठीक ना। तो सपोज़ मैंने 50 लाख रुपए मेरी सेल वैल्यू है और मैं 10 लैक्स की खरीदी थी, इसको डिवाइड करूँगा 100 से और मल्टीप्लाई करूँगा 345 से, तो जो मेरी कॉस्ट आएगी वो मेरी इन्फ्लेटेड कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, जो हमारी सेल वैल्यू होती है उसमें से हम एडजस्टेड कॉस्ट, इन्फ्लेटेड कॉस्ट उस एक कैपिटल एसेट की घटा देते हैं, तो हमारा जो डिफरेंस अराइज होता है बीच में वो कैपिटल गेन या लॉस होता है, ठीक है ना। तो इस केस में मेरा 10 इंटू 345 डिवाइडेड 100 मेरी 34 लैक्स, मेरी 34 लैक्स की मेरी कॉस्टिंग आ गई। सो अल्टीमेटली मेरे पास कितना पैसा बच गया 16 लाख, ठीक ना। ये 16 लाख, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन मेरा 16 लैक्स कैपिटल गेन है, ठीक ना। अब कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है, कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की क्या कंडीशन है, मैं अभी आपको जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरा फोकस है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन के बारे में समझें और दूसरी किसी भी एसेट के कैपिटल गेन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आज की डेट में अभी जो नियम है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को 24 मंथ अबव होल्ड कर रखा है, 24 मंथ अबव मतलब जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने से ज़्यादा है, अगर 24 महीने से ज़्यादा आपका होल्डिंग पीरियड है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर होगा, और अगर 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे कि मेरा कितना पीरियड है, तो आप अपनी डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जब आप एसेट को सेल कर रहे हैं, और डेट ऑफ परचेज जब आपने एसेट को परचेज़ करा था, इन दोनों के डेट का जो टाइमिंग डिफरेंस है अगर वो 24 मंथ मतलब 24 महीने से ज़्यादा है
तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब हम ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉपर्टी के पार्ट पे हमने क्यों डिस्कशन करा, क्योंकि अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी तो सॉरी ऊपर आ जा, हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो जो कैपिटल गेन है वो आपकी करंट इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपकी करेंट इनकम में ऐड हो जाएगा। करेंट इनकम मतलब सपोज आपकी 5 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम है, साथ ही साथ 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन है, तो आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए मान ली जाएगी, ठीक। अब 15 लाख में जो हमारा टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग रेट लगेगा, जैसे 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अबव 30%। ये हमारा टैक्स स्लैब है करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर, ठीक ना। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो ये आपकी करंट इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, और स्लैब रेट पे आप पे टैक्स लगेगा। और अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नेचर का है, कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो इस पे आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, वो है एट द रेट 20%। अब ये स्पेशल रेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो आपको इनमें से किस रेट पे टैक्स देना पड़ता ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता था आपको 20% स्लैब में भी देना पड़ सकता था, हो सकता आपको 30% स्लैब में भी देना पड़ सकता, हो सकता 5% में भी देना पड़ता, मगर इनकम टैक्स में ये 20% ही है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि अब आप कितने परसेंट से टैक्सड हो रहे हैं, कितने परसेंट स्लैब से आप टैक्स हो रहे हैं। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाने का क्या तरीका है, जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, ठीक ना, प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी में आप 2 प्रकार की प्रॉपर्टी बेचेंगे, या तो लैंड बेचेंगे या लैंड प्लस बिल्डिंग बेचेंगे, ठीक ना। इसके फ्रेंड्स और भी वेरिएशन है, अभी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको टच नहीं करा है। तो आप लैंड बेचेंगे या लैंड प्लस बिल्डिंग बेचेंगे। इसको कैसे बचाते हैं, मतलब कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो उसको कैसे बचाते हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त ओशन, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।